नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से है, जिसमें आपको 5 को प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसका पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक मैं आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में से उत्तर चुनिए, और यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो तो आपको विकल्प डी को चुनना है। तो कह रहा है आपको पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है, कोई त्रुटि नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में आपका त्रुटि है। संपूर्ण पृथ्वी को ही, यानी कि बी में आपका त्रुटि हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, कोई त्रुटि नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपस्थित है आपका, इसी में त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में देख लेते हैं। प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, कोई त्रुटि नहीं है। तो 3 का राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरा प्रेम जो दे रहा है इसी में आपका त्रुटि है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है, कोई त्रुटि नहीं है। 4 का राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि देखने योग्य है, आपका सी में त्रुटि है, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कार्य कर अकारण आए व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि 5 में आपका त्रुटि ऑप्शन ए में हो जाएगा, कार्य कर अकारण आए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से रस बताइए। मेरु सब पुरुषार्थ पाको विपत्ति कटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसे काको। इसमें बताना है कि कौन सा रस है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें करुण रस है। फिर एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। कह रहा है कि मेरु सब पुरुषार्थ पाको विपत्ति कटावन बंधु बाहु बिन करो और भरोसे काको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जुगुत्सा किस रस का अस्थाई भाव है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका विभत्स का जो है अस्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताइए। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रति जो है आपका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वात्सल्य कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हरिओध किसका उपनाम है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम हरिओध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चंद्रवरदई की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 17 तक नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प आपको चुनना है। आपको बताना है कि इसका मुहावरा या लोकोक्ति क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि टस से मस नहीं होना। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुनय विनय से पसीजना, अनुनय विनय से न पसीजना, यानी कि टस से मस नहीं होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भूंजी भांग न होना
14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दरिद्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हाथ के तोते उड़ना, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अचानक घबरा जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि हथेली पर सरसों उगाना, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आश्चर्यजनक काम करना। आश्चर्यजनक। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हथेली पर सरसों उगाना यानी कि आश्चर्यजनक काम करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मिट्टी कर देना यानी कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौपट कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 18 से 24 तक निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है यानी कि आपको इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झंडा। केतु का पर्यायवाची झंडा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि पिसुन का पर्यायवाची क्या होगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुगलखोर जो है वह किसुन का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? तो पिसुन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि तनु का पर्यायवाची क्या होगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरीर। शरीर जो है आपका तनु का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि धाता का पर्यायवाची क्या होगा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु जो है यह आपको धाता का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि सारंग का पर्यायवाची क्या होगा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर जो है यह आपका सारंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 में कह रहा है कि नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग्य जो है आपका नियति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अचला जो है यह आपको धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 29 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द छांटना है। आपको बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। 25 में आपको कह रहा है कि उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑफकोर्स जो है आपको उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 26 में कह रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इतिश्री जो है वह श्री गणेश का आपका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि दाता का विलोम शब्द क्या होगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाचक जो है यह आपको दाता का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 में आपको बताना है कि गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लघिमा जो है आपको गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परलोक जो है आपको इहलोक का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 से 34 तक निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतर्गत जो है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है कि इसमें से कौन अशुद्ध आपको वर्तनी है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शोभ जो है यह आपको अशुद्ध वर्तनी है। 32 में आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिज्ञा जो है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में भी आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिपादन जो है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 में बताना है आपको कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवियत्री जो दिया हुआ है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 में आपको कह रहा है कि एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शब्दावली लेती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि भारत की प्राचीन भाषा है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत जो है वह भारत की प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह काव्य भाषा में आपको अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण जो है यह आपका बहुवचन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 में आपको कह रहा है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थापना जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है यह आपको निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंबोदर जो है ये आपको योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 में आपको कह रहा है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश जो है यह आपका उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 45 से 49 तक के नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाद जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 46 का माफ़ कीजिएगा, 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उलूक जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेश जो है वेश यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 49 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काक जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 50 से 54 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। इनमें से केवल एक ही सही है। सही संधि विच्छेद का चयन आपको करना है। दोस्तों ये आपको जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको सेम सिलेबस में आपको जिस तरह एग्जाम में पूछेगा सेम सिलेबस के अनुसार दिया गया है। आप लोग इसे अवश्य बनाएं और अपना स्कोर का पता करें कि आपका स्कोर इसमें कितना आ रहा है। आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 में कह रहा है कि बहिष्कार 51 में बहिष्कार का संधि विच्छेद करना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बही प्लस कार बराबर बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बताना है कि यशोदा का विलोम शब्द यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यश प्लस दा बराबर यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में आपको बताना है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 प्लस इक बराबर नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। नेक्स्ट देख लेते हैं।
देख लीजिए, आपको सिलेबस के अनुसार दिया गया है। इसमें जिस तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा जो चैप्टर से, सेम दिया गया है। आप लोग ये चैप्टर जो जिसमें दिया है, ये चैप्टर आप लोग 4-5 दिन जो समय बचा हुआ है उसमें आप लोग पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 55 से 62 तक नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। जो किसी की ओर से है यह बताना है, यानी कि यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। यानी कि 55 में कह रहा है कि जो किसी की ओर से है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में कह रहा है कि जिस तक न पहुंचा जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अगाम में। जिस तक न पहुंचा जा सके उसको एक शब्द में अगाम में कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि जो किसी भी पक्ष में न रहे उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तटस्थ, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग शत्रुघ्न कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि जो मांस नहीं खाता उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग निरामिष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 में कह रहा है कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असुतोष उसको हम कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो उसको असुतोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में कह रहा है कि जिसकी बराबरी का दूसरा न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदित्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। 62 में कह रहा है कि मन को आकर्षित करने वाला को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोहर कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। 63 में कह रहा है कि डैश जयशंकर प्रसाद की कहानी है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंकाल जो है ये आपको जयशंकर प्रसाद की आपको कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि रसीम रथी का नायक कौन है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 में कह रहा है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने अधिकांश आलोचना लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि फणवीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में कह रहा है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 रस माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोक जो है यह आपका करुण रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। 73 में आपको कह रहा है कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छंद 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 में कह रहा है कि मधुमालती के रचनाकार हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंझन जो है ये आपको मधुमालती के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि अमीर खुसरो का समय है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 78 में निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपासी मेघ जो है यह आपका बेमेल शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं 79 में आपको हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण वर्ण की संख्या आपको 11 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि मोहन एक चतुर बालक है, इस वाक्य में चतुर क्या है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81 से 100 तक नीचे दिए गए 4 अनुच्छेद गद्यांश आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों हम आपको एक अनुच्छेद पढ़ करके एक अनुच्छेद का हम आंसर करा देते हैं, उसके बाद हम PDF दे देंगे और आप लोग 3 अनुच्छेद उसमें से बना लीजिएगा। यानी कि 4 अनुच्छेद आपको करना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 4 अनुच्छेद पढ़ने में ही हम आपको एक अनुच्छेद पढ़ के उसका आंसर करा देते हैं, आपको बता देते हैं किस तरह बनता है अनुच्छेद। तो पहले आपको किसी भी अनुच्छेद का पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक पूछता है। किसी भी अनुच्छेद का शीर्षक आपको पूछता है कि इसमें शीर्षक क्या होगा। उसके बाद आपको 82 में है कि कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका, यानी कि कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका, आपको बताना है कि इसमें मूल उपकरण कलाकार की कला का क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 में आपको कह रहा है कि अभिव्यक्ति के बारे में आपको बताना है। उसके बाद 84 में आपको देख लेते हैं 84 में कह रहा है कि अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर 85 में आपको तत्व दृष्टि से सौंदर्य के बारे में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। प्रश्न अनुच्छेद 1 में आपको कह रहा है कि कलाकार का अपना भावबोध की कला का मूल उपकरण है। कलाकार का अपना भावबोध की कला का मूल उपकरण है, यानी कि प्रश्न संख्या हम लोग 1 में ही पढ़े थे। प्रश्न संख्या कलाकार का अपना भावबोध ही कला का मूल उपकरण है। हम लोग प्रश्न संख्या हम लोग 82 में पढ़े थे कि कलाकार की कला का मूल उपकरण क्या है। तो देख लीजिए यहाँ ऑप्शन निकल गया, यानी कि भावबोध। यानी कि आप लोग पैसेज पढ़िएगा तो उसका आपको आंसर उसी में पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो कलाकार की कला का मूल उपकरण उसका भावबोध हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। कलाकार का भावबोध ही कलाकार का मूल उपकरण है, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए निकल गया। अतः निर्मित का सिद्धांत अभिव्यक्ति से मूलतः भिन्न नहीं है, भेद केवल बलाबल का है और अभिव्यक्ति में केवल वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व उभर कर सामने आ जाता है और तत्व दृष्टि से विचार करने पर सौंदर्य चेतना का ही फल है, प्रकृति का नहीं। अनेक कला मर्मज्ञों ने सौंदर्य की सर्जना में कलाकार की तटस्थ दृष्टि को ही प्रमाण माना है और उनका स्पष्ट कथन कला भाव का मोचन नहीं बल्कि भाव से पलायन है और अहम की अभिव्यक्ति नहीं वरन अहम का विसर्जन है। कृति कलाकार अपने राग द्वेष को व्यक्त करने के लिए अपने अहंकार के परितोष के लिए कला की रचना नहीं वरन अपने राग द्वेष के परिष्कार के लिए अहम से मुक्ति पाने के लिए कला की साधना करता है और अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापत्य से कोई विरोध नहीं है और उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं शीर्षक कह रहा है
कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। आप लोगों को समझ में उतना नहीं आया होगा, इसको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, देखिए अभिव्यक्ति का सिद्धांत के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पैसेज में ही इसका शीर्षक भी मिल जाएगा, तो यानी कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक अभिव्यक्ति का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 में कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका भाव एवं बोध। आप लोग पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, उसमें कलाकार की कला का मूल उपकरण उसका भाव और बोध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिव्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति में, आइए दिखा देते हैं आपको पैसेज में कहाँ अभिव्यक्ति में दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति में केवल वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान। देख लीजिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति में, तो अभिव्यक्ति में वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पैसेज में ही आपका इसका आंसर छिपा रहता है, आप लोग इसे अच्छा से पैसेज पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या अंतर है। तो अभिव्यक्ति में केवल वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व उभर कर सामने आ जाता है, यानी कि दोनों में अंतर हो गया। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में कि अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौण, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व प्रधान होता है, यानी कि 84 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि तत्व दृष्टि से सौंदर्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चेतना का फल है। आप लोग पैसेज में देखिएगा तो आपको ये भी मिल जाएगा कि क्या है। तो आपको पैसेज को इसी तरह बनाना है। पहले आपको क्या करना है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद एक बार पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद आपसे जितना क्वेश्चन एक बार में बने उसको बनाएं, उसके बाद फिर एक बार पैसेज को पढ़ें और फिर क्वेश्चन को बनाएं, यानी कि 2 बार आप पैसेज को पढ़िएगा और एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपका पैसेज आ जाएगा बनाने। यानी कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर पैसेज को पढ़ना है, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर एक बार पैसेज को पढ़ना है, तो उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो इसी तरह आपको पैसेज बनाना है। तो दोस्तों हम PDF दे देंगे, तो आप लोग जा कर के वहाँ से पैसेज को बना लीजिएगा। हम एक पैसेज बता दिए कि किस तरह बनेगा पैसेज, तो हम PDF देंगे, इसमें 3 पैसेज दिया हुआ है और आपको आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 पैसेज तो ज़रूर पूछेगा, यानी कि 10 नंबर का आपका पैसेज से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपका ये 10 नंबर आपके हाथ में है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप लोग अच्छा से पैसेज पढ़िएगा तो 10 नंबर आपका इसमें बन जाएगा। तो और आपको इसके बाद 20 नंबर चाहिए पास करने के लिए, और तो 20 नंबर आप लोग ग्रामर पढ़िए जो भी सिलेबस में है, तो आप पढ़िएगा तब पास कर जाइएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो लेकर आए थे, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था, जो कि बिहार दरोगा मेंस हिंदी का था। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।